नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। इस श्रेणी में हमारा आज का जो नवम चैप्टर है, 9वां चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान है वो किस तरीके से एक जीवंत जो दर्शन की तरह कार्य करता है। संविधान है वो एक जीवंत प्राणी की तरह काम करता है। क्या क्या किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या श्रेणी होती है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशनों की हम थ्योरी पढ़ेंगे कि उन देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय समय पर बदले गए, पूर्णतया बदले गए। हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से समय अवधि के दौरान है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया, लेकिन जो मूल जो दस्तावेज था, मूल थी, उनमें हमने पूर्णतया बदलाव नहीं किया। यानी हमारा जो संविधान है वो कैसा है, एक व्यक्ति की तरह, एक व्यक्ति मनुष्य किस तरीके से बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को उस व्यवस्था में सेटल कर लेता है। मनुष्य जो जो परिस्थितियां बदली उस व्यवस्था में बदलाव करता रहता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और व्यक्ति बदलाव करेगा तो ही प्रकृति के साथ अच्छे तरीके से चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक व्यक्ति की तरह होता है, मनुष्य की तरह होता है। वह भी समय समय पर बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप में बदलाव करेगा तो ही वह लंबे समय अवधि तक है वो टेक पाएगा उस देश की शासन व्यवस्थाओं में, उन देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा काम है वो करने का काम करेगा। कब? जब वह जीवंत एक प्राणी की तरह काम करेगा। अन्यथा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वह थोड़ी समय अवधि के बाद में अवरुद्ध हो जाता है और वह काम का नहीं रहता है। नागरिकों की जो अपेक्षाएं, जो जनता की आकांक्षाएं, जो लोगों की आवश्यकताएं और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो स्वरूप है उस स्वरूप को कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक जीवंत जो प्राणी की तरह काम करना जरूरत है, एक जीवित व्यक्ति की तरह काम करना जरूरत है। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो संविधान है वो किस तरीके से एक जीवंत दस्तावेज की काम कर रहा है, किस तरीके से एक जीवित डॉक्यूमेंट है, किस तरह से एक जीवित दस्तावेज है जो चलता ही रहता है और बदली हुई परिस्थितियों में अपने को भी बदलता है ताकि लोगों की आकांक्षाओं को बदलने का काम करे। तो आइए हम बढ़ते हैं, हमारा जो चैप्टर है नवम, क्या नाम है? संविधान एक जीवंत दर्शन। संविधान एक जीवंत दर्शन की तरह किस तरह से काम कर रहा है उसको देखेंगे। जीवंत का मतलब हुआ जीवित। जीवंत का मतलब क्या हुआ? जीवित किस तरह से? प्राणी की तरह, जीवित प्राणी की तरह। जीवित प्राणी की तरह, मनुष्य की तरह है वो संविधान भी अपने आप में एक जीवित दस्तावेज है। जिस तरीके से मनुष्य जीवित है, जिस तरीके से जो जानवर है वे भी जीवित और अपनी जो बदलती हुई परिस्थितियों में बदली हुई व्यवस्था के अंतर्गत वे ढालने का काम करते हैं, उसी तरीके से एक संविधान की भी ये विशेषता होनी चाहिए, एक संविधान की भी ये बखूबी होनी चाहिए कि वे बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को उसके मुताबिक ढाले। अर्थात बदली हुई परिस्थितियों में संविधान में संशोधन करने की अपेक्षाएं भी रहनी चाहिए, अन्यथा वह संविधान एक निश्चित समय अवधि के बाद में निष्क्रिय हो जाएगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने में असफल हो जाएगा। इसलिए एक जो संविधान होता है, एक दस्तावेज है, वो एक तरह से उसे जीवित प्राणी की तरह काम करना चाहिए ताकि वह बदली हुई परिस्थितियों में चल सके। तो बात निकलकर ये आई कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज का अर्थ यह हुआ कि किसी देश के संविधान को एक जीवित प्राणी की तरह बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को उनके हिसाब से ढालना चाहिए ताकि उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करे। ये आपके इसकी परिभाषा निकल कर आई। हम देखेंगे विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में देखेंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ का एक उदाहरण पढ़ेंगे जिसके संविधान को अलग अलग समय अवधि में बदला गया। 1918 के अंतर्गत 1917 में वहां पर जो बोल्शेविक क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, और यह भी मैं आगे जो 12th में होगी उस समय भी पढ़ाऊंगा उसमें कि किस तरीके से लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई और उस बोल्शेविक क्रांति के दौरान जो जार निकोलस की शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया और सोवियत संघ के अंतर्गत नई व्यवस्था स्थापित हुई लेनिन के नेतृत्व में। तो उस समय 18 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर लिखा गया। फिर कालांतर में और परिस्थितियां बदली, 1924 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम हुआ, 1936 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम हुआ,
1974 फिर 91, यानी अलग अलग समयावधि के अंतर्गत सोवियत संघ में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का एक कार्य चलता रहा। क्यों? क्योंकि जो संविधान लिखा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को नहीं डाल सका, वो जीवंत दस्तावेज की तरह उसने कार्य नहीं किया, फलत बार बार संशोधन करने पड़े। ऐसा का ऐसा मैं फ्रांस के बारे में भी बताऊंगा, किस तरह से वहां पर गणतंत्र स्थापित, गणराज्य स्थापित करने हेतु प्रयास हुए, किस तरह से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रयत्न किया गया कि लोगों की समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना हेतु है वो राज्य काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम होता है। लेकिन कालांतर में बदलती हुई परिस्थितियों में वह संविधान अपने आप को ढाल नहीं सका और उस संविधान के मुताबिक कार्य नहीं हुआ, फलत उसमें भी बदलाव करना पड़ा। मैं आपको भारत के संदर्भ में बताऊंगा कि हमारे जो देश का संविधान है, हमारे जो संविधान वेता, जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, जी.एल. नेहरू जैसे व्यक्ति, पटेल जैसे व्यक्ति और अन्य जो विद्वान संविधान निर्माता थे, उन्होंने भी हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण किया है वो एक जीवित प्राणी की तरह बनाया है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों में उसने अपने आप को रखा और पिछले जो 70-68 साल की समयावधि हुई है, जो तकरीबन 68-69-70 साल की समयावधि को पार करते हुए उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ही बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी उस समय का जो लिखा हुआ संविधान है आज भी लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का काम कर रहा है। यानी हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से भारत का संविधान एक जीवित प्राणी की तरह, एक जीवित दस्तावेज की तरह काम कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उस शासन व्यवस्था के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। तो जीवित दस्तावेज ये आप देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान की एक पुस्तक है जो लिखी गई थी और कब? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ये संविधान, ये आपके संविधान की मूल पुस्तक है। फिर ये देखो, जो संविधान वेता थे, बहुत बड़े प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इन्होंने संविधान की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे और इसका काम था संविधान का प्रारूप है उसको तय करना, संविधान के प्रारूप को तैयार करना। प्रारूप का मतलब हुआ उसका ड्राफ्ट बनाना। क्या करना? उसका ड्राफ्ट बनाना। तो ये महान विधिवेता था, भारतीय संविधान का इसको जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम हुआ। इस तरफ आप देख रहे हो भारत का संविधान है और उसकी भारत की संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। क्योंकि आप देखोगे कोई भी पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रारंभ में उसका प्राकथन लिखा हुआ है, प्रारंभ में आप देखोगे उसकी प्रस्तावना लिखी हुई, यानी उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है वो लिखा हुआ होता है। उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना दी गई है जो संविधान के उद्देश्य को है वो बताने का काम कर रही है और पूरी जो व्यवस्था है उसका एक खाका पूरी तरीके से परिभाषित करने का कोई काम कर रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कर रहा है जिसकी जो भाषा आप दी हुई देख रहे हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय देने का काम करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की हम स्वतंत्रता देंगे। प्रतिष्ठा और व्यक्ति की अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय कर अपनी जो आज संविधान सभा है इसमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 को भारतीयों जो संविधान को क्या किया जा रहा है, एतत् द्वारा जो अंगीकृत किया जाएगा, अधिनियमित किया जाएगा और आत्मसमर्पित किया जाएगा, जो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना को बता रहा है। ये संविधान की है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, संविधान का परिचय पत्र। जिस तरीके से आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है आपकी पहचान करता है कि मेरा नाम यह है, उस क्लास के मैं विद्यार्थी हूं,
तो जिस तरह से आपका परिचय पत्र आपकी पहचान हेतु है, उसी तरीके से प्रस्तावना भी किसी देश के संविधान का परिचय पत्र होता है और उसी में सब कुछ झलकती है चीज कि वास्तव के अंतर्गत इस देश की शासन व्यवस्था इस तरह से चलेगी, इस तरीके से नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं? परिचय के इस अध्याय में हम पिछले 68 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। अब जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु ये होगा कि पिछले 68 वर्ष के दौरान भारत के संविधान ने किस तरह से कार्य किया, किस तरह की कार्य प्रणाली और उसका किस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, उसको देखेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन भी किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत है, वो भी बदलाव किया जा गया, साधारण बहुमत के द्वारा अलग अलग अधिनियमों के द्वारा किया गया, तो वो एक अलग तरीका था। और संविधान में किए जा चुके संशोधन भी और उनकी स्वरूप नहीं बदला, उस बात को देखेंगे कि आज तक देखा जाए तो तकरीबन 103-4 के आसपास है वो संविधान में संशोधन किए चुके, 103 बार है वो संविधान में संशोधन किए गए, यानी इतने बड़े पैमाने पर है वो संविधान में बदलाव किए गए। लेकिन फिर भी संविधान का स्वरूप हमने वही का वही रखा, वही पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत 103 बार नई चीजें जोड़ी गई या फिर हटाई गई। तो फिर आपके जेहन में ये सवाल आएगा कि सर 103 बार चीजों को जोड़ी गई या हटाई गई तो फिर हमारा संविधान क्या मूल स्वरूप में रहा? तो भी हम एक ही बात स्वीकार करेंगे कि 103 संशोधन होते हुए भी संविधान जो समय लिखा गया था वही उसी स्वरूप के अंतर्गत हमारा संविधान है और आज भी बदलती हुई परिस्थितियों में काम कर रहा है। लेकिन जो ये संशोधन हुआ उनका उदाहरण, उनका जो तरीका, उनका जो काम है, उद्देश्य वही था कि संविधान क्या रहे, जीवंत रहे, संविधान जीवित प्राणी की तरह काम करे और बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को बदल कर रखने का काम करे। नहीं तो संविधान फ्लॉप हो जाता। लेकिन 68 साल की समय अवधि हुई, 100 बार संशोधन हुए, लेकिन फिर भी उसी स्वरूप में बना हुआ है जो भारतीय संविधान के एक जीवित प्राणी की तरह होने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को बदलती हुई व्यवस्थाओं में ढाला और संविधान ने कार्य किया। संविधान की रक्षा और व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका रही, उसको बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से समय समय पर संविधान की उसकी रक्षा के लिए या उसकी व्याख्या हेतु सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने किस तरीके से डिसीजन दिया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अलग अलग केस में है वो किस तरीके से न्यायपालिका ने जो संविधान की रक्षा करने का काम किया। न्यायपालिका और सरकार, संसद के मध्य कालांतर में टकराव की भी स्थिति रही, लेकिन न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की व्याख्या करने का काम किया ताकि जो विवाद थे, जो डिस्प्यूट थे, उनको समाप्त करने हेतु काम किया। और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से केशवानंद भारती एक केस मुकदमा आया 1973 का, और उस समय बहुत बड़ी संवैधानिक पीठ ने यह डिसीजन दिया था कि मूल ढांचे का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ये कहा गया कि संसद है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, बस अर्थ ये होगा कि वह जो मूल संविधान है, संविधान की जो मूल ढांचे का एक कॉन्सेप्ट आया कि आप मूल ढांचे में कभी भी बदलाव नहीं करोगे। ये चीज ये जाहिर करती है कि वास्तव में संविधान की रक्षा हेतु न्यायपालिका ने समय समय पर कार्य किया। न्यायपालिका ने है वो संविधान की व्याख्या करने, संविधान की रक्षा करने हेतु कार्य किया। उस चीज को भी हम देखेंगे। और पिछले अध्याय में न्यायपालिकाओं के अंतर्गत मैंने इस बात को आपको डिटेल से पढ़ाया था कि वास्तव में है वो सुप्रीम कोर्ट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा का काम कर रही है, और समय समय पर कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो संविधान में पूर्ण क्लियरता नहीं दिए हुए, उनको भी व्याख्या करने का काम है वो कौन कर रहा है, वो भी न्यायपालिका कर रही है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो बात कर रहा है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता रहता है, और वह संविधान जो परिस्थितियों के अनुसार बदलाव को झेलने में सक्षम होता है, वही संविधान क्या होता है, एक जीवित प्राणी की तरह कार्य करता है। यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता रहता है, और जो संविधान बदलाव को झेलने में सक्षम होता है, वह जीवंत संविधान कहलाता।
यानी वह संविधान जो बदली हुई परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में अपने आप को बदलाव लाने का काम करता है, जो बदलाव हुए उन बदलावों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, वह संविधान जीवंत दस्तावेज कहलाता है। सोवियत संघ का एक उदाहरण लेंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ के अंतर्गत थे वो संविधान बनाया गया और बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान में पूर्णतः नया बदलाव किया गया और नए संविधान लिखने का काम किया, जो एक बड़ी व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं कि किस तरह से यदि संविधान में बदलाव झेलने की क्षमता नहीं है, आप में बदलती हुई परिस्थितियों में आप बदलाव नहीं करोगे तो आपके विकास का जो कार्य है वो अवरुद्ध हो जाएगा। और वैसा का वैसा संविधान में हुआ, फलत वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है वह फ्लॉप होने का काम हुआ। तो एक सोवियत संघ की बात करेंगे कि बहुत से राष्ट्रों का एक संगठन था। सोवियत संघ में 74 वर्ष के दौरान 1918 में अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, 1924 में, 1936 में और 1977 में संविधान में 4 बार पूर्णतः संविधान है वो बदला गया। फिर 1991 में वह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्य का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में नया संविधान है वो अंगीकार किया गया। यानी मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ है वो बहुत से राज्यों का संघ था। उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, यूक्रेन है, ये अलग अलग देश थे। तो इन राष्ट्र सोवियत संघ इन देशों का एक क्या था, संघ था। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन राष्ट्रों का है वो संघ था। अब सोवियत संघ का जो घटनाक्रम है, मैंने कहा कि 1918 के अंतर्गत वहां क्रांति हुई और वहां पर है वो शासन काम व्यवस्था स्थापित हुई, संविधान बनाया गया। तो 1918 में संविधान बनाया गया, फिर 1924 में बनाया गया, 1936 में बनाया गया, 1977 में है वो बनाया गया और फिर फाइनल, ये तो सोवियत संघ हेतु, और फिर फाइनल में 1993 के अंतर्गत सभी राष्ट्र अलग हो गए और उस समय पीछे जो राष्ट्र बड़ा बनता है वो बनता है रूस, वर्तमान का रूस, रसिया। इस रसिया ने 1993 के अंतर्गत रूस ने नया संविधान बनाया। नया संविधान बनाने का काम, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बात को यहां पर ये समझिए कि किस तरीके से जो संविधान है वह संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को बदलाव का काम कर रहा है। और इवन की यदि संविधान इस रूप में लिखा गया तो किसी भी देश के विघटन का कारण भी बनता है। तो यहां पर भी यही घटनाक्रम हुआ। वह संविधान जो लंबे समय अवधि तक बार बार आप बदल कर नए नए संविधान लिख रहे हो, उस व्यवस्था ने एक बड़ी उस व्यवस्था पर चोट की कि वास्तव के अंतर्गत जो संविधान है वो कहीं न कहीं लिखने का आपका जो दायरा था संकीर्ण था और सभी राष्ट्रों को साथ लेकर नहीं चला, इसलिए जाकर के एक बड़े संगठन का पतन हुआ और नए राष्ट्र उनमें से उभर कर आए। फिर ये बात महसूस की गई कि अब कॉन्स्टिट्यूशन इसी रूप में लिखो, आप एक फिक्स ढांचे में मत बांधो, क्योंकि फिक्स ढांचे में बंद के रख दोगे तो कुछ समय के बाद में जो नई परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों को अपने आप को अनुकूल ढाल नहीं पाएगा, और जब अनुकूल ढाल नहीं पाएगा तो वह क्या करेगा, या तो उस व्यवस्था को समाप्त करेगा या खुद संविधान है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा घटनाक्रम सोवियत संघ में हुआ। 1918 के अंतर्गत वापस संविधान लिखा गया, 1924 में लिखा, 36 में लिखा और 74 में, यानी 4 बार संविधान को बदल कर है वो लिखा गया, जिसकी परिणति ये हुई कि 1991 के अंतर्गत वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है वो समाप्त हुआ और उनमें से जो बड़ा राष्ट्र उभर कर आया वो आया रूस। और फलत रूस के लिए एक नया संविधान 1993 के अंतर्गत लिखा गया, जो हमें इस बात की ओर इंगित करती है कि वास्तव में संविधान के अंतर्गत जो क्या है, यदि जीवंतता का भाव नहीं है तो वह संविधान उस देश की व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं होगा। और यही सोवियत संघ के मामले में हुआ। वहां का संविधान जीवित नहीं था, जीवित प्राणी की तरह वह अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूल नहीं कर सका। फलत ये हुआ कि उस संविधान का पतन हुआ। तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा। तो ये चीज समझ में आई कि वास्तव में संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा वह संविधान कभी भी अपने आप को बचाकर नहीं रखेगा। अब जरा भारत के संविधान पर नजर दौड़ाइए आप। अब देखोगे कि यह तो सोवियत संघ का था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को है वो अंगीकृत किया गया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। आप देखोगे कि हमारा जो संविधान है उसको 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन पूर्णतः हमने क्या किया कि 26 जनवरी को है वो लागू करने का निर्णय लिया।
क्योंकि बात एक घटनाक्रम हुई थी कि जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 के दिसंबर माह में, उस समय जेएल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उस समय एक बात आई थी कि हम हमेशा 26 जनवरी से क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करेंगे। लेकिन देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त को जाकर आजाद हुआ। तो उसके बाद में हमारे जो संविधान वेताओं ने ये निर्धारित किया कि जो 26 जनवरी का दिन हमने पहले एक विशेष राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था, इसलिए इसको आप ऐसा करो, गणतंत्र दिवस के तौर पर मना लो। भारत के राष्ट्रपति का भी पद सर्जित होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी लागू कर दिया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन है वो हमने क्या कर दिया, संविधान को औपचारिक रूप से लागू करने का काम किया। तब से लेकर आज तक 68 वर्ष बीत चुके हैं, यह संविधान लगातार काम कर रहा है और ये हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम कर रही। अब आपको ये चीज एहसास हुई कि साहब वास्तव में हमारा संविधान इतनी लंबी समय अवधि को पार करते हुए काम कर रहा है, क्योंकि हमने सोवियत संघ का देखा 3-4 बार बदल कर संविधान लिखा गया, 5वीं बार अंतिम रूप से लिखा, तब वो काम कर रहा है। यानी हमारा जो संविधान है वो 1949 में लिखा गया, आज तक 68 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी हमारा संविधान उस समय आजादी के समय का घटनाक्रम 47 जो 50 का दौर था उसके भी अकॉर्डिंग चला, और आज जो 2020 का कालखंड है उसके मुताबिक भी हमारा संविधान काम कर रहा है। जो वास्तव में हमारा संविधान एक जीवित प्राणी की तरह है, जो अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत ढाला, उसके अनुकूल हुआ और व्यवस्थाओं को संभालते हुए निरंतर रूप से चलने का काम कर रहे हैं। अर्थात बात यह है कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो क्या है, जीवंत संविधान है, जीवंत संविधान है, जीवित प्राणी की तरह संविधान है, जीवंत दस्तावेज है। तो क्या हम माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें अलगाव की, बदलाव की, बदलाव का मतलब हुआ कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, बदलाव नहीं करना, क्या बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक है, पर यह बात सही है कि एक मजबूत संविधान हमें विरासत में मिला है। तो फिर आपके जेहन में बात है, आप कहोगे क्या साहब ऐसा था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतने दूरदर्शी थे, या फिर जो उस समय घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं का उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि यदि संविधान को बदला नहीं, संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को नहीं डाल सका तो संविधान नहीं ढल पाएगा। लेकिन इन दो बातों के अलावा हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि वास्तव में हमारा संविधान हमें एक मजबूत विरासत में, मजबूत धरोहर के रूप में मिला है, जो आज भी क्या कायम है। क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां थी और परिस्थितियों में हमने सीखा कि देखा कि अलग अलग देशों का संविधान है वो फ्लॉप हुआ। हमने पूरी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, बड़े बड़े जो विधिवेता लोग थे, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग थे, जेएल नेहरू जैसे लोग थे, इन लोगों ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिन जिन देशों का संविधान लिखा गया था उन संविधानों की सारी पृष्ठभूमियां खंगाली और देखा कि वास्तव में देशों ने जो संविधान लिखा है उन संविधानों में कहीं ना कहीं त्रुटियां रही जो आगे जाकर फ्लॉप हो गए, नए सिरे से लिखना पड़ा। तो हमारे जो संविधान वेता थे ये दूरदर्शी थे, इन्होंने वास्तव में उन चीजों को महसूस किया, पूर्णतः अध्ययन किया और कहा कि भारत के संविधान को इस तरह से बनाओ कि आज भी आवश्यकताएं पूरी करे, आज के बाद में भी यदि 500 और 1000 साल तक चले तो भी उसी तरीके से काम करे। वो क्या, उन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को डाल सके, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की आकांक्षाएं उनको पूरा करने का काम करे, ताकि क्या है व्यवस्था अच्छे तरीके से चलने का काम करे। तो इस संविधान को बनावट हमारे देश की परिस्थितियों की बेहद अनुकूल है और इसके साथ साथ यह भी बात सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे और उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब दूसरी बात यह है कि हम कहेंगे कि वास्तव में जो कोई संविधान है उसमें बदलाव की स्थिति तो होती, कोई भी संविधान उस देश की परिस्थितियों के उस समय तो अनुकूल था लेकिन बाद में जाकर प्रतिकूल हो ही जाता है यदि उस संविधान में बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती है। तो भारत के संविधान के संदर्भ में भी यही हुआ। हमारे संविधान वेता दूरदर्शी थे और उन्होंने प्रावधान किया। आपको पता है, मैंने संविधान संशोधन आपको पढ़ाया था कि संविधान में भी संशोधन है वो अलग अलग समय पर हुए।
संविधान संशोधन। तो हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया, कॉन्सेप्ट रखा उसमें संविधान संशोधन का, और उसके तहत मैंने आपको 68 अनुच्छेद 368 भी पढ़ाया था और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन का काम है वो कौन करेगी, संशोधन का काम है वो संसद करेगी। कौन करेगी, संसद है वो करेगी। संसद में कौन करेगी, आपकी ये देख लो, लोकसभा है, राज्यसभा है, और फिर क्या है, और 368 के अंतर्गत संसद, और साथ ही साथ कौन है, राज्य की विधानसभाओं को भी उस पर सहमति लेनी जरूरी है। विधानसभा कब, कुछ विशेष स्थिति, हर संविधान संशोधन पर विधानसभाओं की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कुछ एक विशेष परिस्थितियां होती है तो 368 के तहत संसद के सदन के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ेगी, तो संविधान में संशोधन होगा। तो हमारे भी जो संविधान वेता था उन्होंने संविधान संशोधन रखी गई, ताकि जो भारत का संविधान है, जब कोई आवश्यकता ऐसी हुई कि ये उपबंध काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो संसद उसको हटाकर उनकी जगह नया लेगी, लेकिन शर्त यह होगी कि वह जनता का है, वो उसमें पूर्णतः विश्वास होगा तो ही। और जो विश्वास कब होगा, जब पूरी तरीके से लोकसभा है वो बहुमत सरकार का होगा, राज्यसभा में भी उनका विश्वास मिलेगा, सही होगा तो ही मिलेगा। तो ये एक बड़ा प्रारूप रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से 1978 के अंतर्गत हमने 44वां संविधान संशोधन किया, और जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया। किसके तहत, संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाया। ये क्या था, ये एक बड़ा मसला इस तरह से हुआ कि हमारे संविधान में संशोधन की गुंजाइश थी, इसलिए कुछ उपबंध ऐसा आया कि स्वतंत्रता के समय तो संपत्ति का अधिकार देने की बात उन्होंने दे दी, लेकिन बाद में आगे जाकर 20-25 साल बाद में वह अधिकार जो दिया था वो इस सरकार के लिए एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से सरकार को ही दबाने का काम करा, नुकसान का काम करा था समाज को। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में जब संशोधन की गुंजाइश थी तब उस अधिकार को हटाया, अन्यथा उस अधिकार को हटा पाना समाप्त नहीं था। और यदि उन चीजों को नहीं हटा पाते तो हमारा संविधान उस समय जाकर क्या हो जाता, निष्क्रिय हो जाता, फ्लॉप हो जाता, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में जो संशोधन जैसी बड़ी व्यवस्था रखेगी उसका फायदा ये हुआ कि हमारा संविधान आज भी चल रहा है, आने वाले समय तक ही चलेगा। क्यों, क्योंकि उस संविधान में बदलने की गुंजाइश है, उसमें व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की वो शक्ति रहती है, तो इसलिए है वो संशोधन के तहत इस संविधान में बदलाव किया जाएगा उनकी परिस्थितियों के मुताबिक। इसलिए कोई भी संविधान हमेशा जीवंत दर्शन रहेगा। लेकिन यह भी है कि कोई भी संविधान सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता, और ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं होता जिसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी बदलाव जरूरी होता है। कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है कि वो आज से 50 साल बाद में भी वही काम करे, यानी उसमें बदलाव की गुंजाइश है तो ही वह आगे चल सकता है, अन्यथा किसी भी तरीके से आगे नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक फ्रांस का उदाहरण देकर बताऊंगा कि फ्रांस में किस तरह से व्यवस्था जो संविधान लिखा गया था और किस तरीके से कालांतर में व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का काम हुआ। वह संविधान आगे जाकर है वो फ्लॉप हो गया, संविधान निष्क्रिय हो गया और संविधान ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक संविधान है वो काम करने में सक्षम नहीं था। इसलिए हमने फ्रांस की संविधान को बदलने का भी काम किया, यानी वहां के जो लोग थे उन लोगों ने फ्रांस के संविधान में क्या किया, बदलाव की मांग की, संविधान में बदलाव की मांग। फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए, यानी अलग अलग संविधान है उसने नए तरीके से बनाए, एक बार बिगाड़ा, फिर नए तरीके से वो काम नहीं किया तो उसकी जगह उसको करके दूसरा लाएगा। यानी फ्रांस के अंतर्गत यदि देखा जाए तो तकरीबन 200 वर्षों की समय अवधि के दौरान कई बार है वो संविधान नए नए अपनाए गए। फ्रांस की क्रांति 1789 के अंतर्गत हुई थी। 1789 की क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासन काल में वह संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे, और क्रांति के बाद 1793 में एक नया संविधान तैयार किया गया और यह प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र था। 1789 के अंतर्गत जो फ्रांस के अंतर्गत क्रांति हुई और नेपोलियन के शासन काल में इस
संविधान को लेकर नए नए प्रयोग चलते रहे, संविधान किस तरह से बनाया जाए, और अंत में जाकर 1793 के अंतर्गत फ्रांस का एक संविधान तैयार किया गया और उस संविधान के मुताबिक फ्रांसीसी गणतंत्र बनाया गया, एक फ्रांस गणराज्य बनाया गया। तो यानी ये व्यवस्था हुई पहली बार 1793 के अंतर्गत फ्रांस में संविधान बनाकर, जिसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या, आगे जाकर वह संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में काम नहीं कर सका, अपने आप को बदलाव नहीं कर सका, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सका। फलत वह संविधान 1793 में जो बना था वह संविधान आगे जाकर फ्लॉप हुआ, वह संविधान आगे जाकर निष्क्रिय हुआ, वह संविधान लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए दूसरा संविधान फ्रांस में कब है, 1848 के अंतर्गत है, वो वापस नया संविधान लागू हुआ। यानी नया संविधान है वो बनाना पड़ा कब, 1848 के समय। यानी आप देखोगे तकरीबन है वो 50-55 साल बाद में वापस नया संविधान बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वह संविधान जीवंत दस्तावेज नहीं था। क्यों? क्योंकि वह संविधान इसलिए कि लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वह संविधान इसलिए कि वहां की शासन व्यवस्था को बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक चला नहीं सका। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि संविधान को बदलो और दूसरा संविधान लाओ, पूर्णतः बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें संशोधन की अच्छी गुंजाइश थी नहीं, इसलिए हमें वहां पर क्या करना पड़ा, वहां के जो हुक्मरानों को है वो संविधान नए तरीके से बनाना पड़ा। तो ये दूसरा हुआ 1848 के अंतर्गत। तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र 1875 में फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। कब? 1875। वापस आप देखोगे तो 25 साल बीते नहीं थे और फ्रांस के अंतर्गत तीसरा संविधान बनाने का भी काम हुआ, और दूसरा था उस संविधान को है वो एक तरीके से समाप्त करके तीसरा बनाने का काम हुआ। क्यों? क्योंकि वह भी उस बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं सका, तीसरी बार भी फ्लॉप हुआ। और संविधान के निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी ये एक आप दौर देखोगे, फ्रांस 200 जो वर्षों की शासन व्यवस्था, 200 वर्षों का जो गणतंत्र स्थापित करता है, लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति जस की तस है। स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो संविधान लिखा गया था वह संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं सका। फलत घटनाक्रम क्या हुआ, घटनाक्रम ये हुआ कि वह संविधान आखिर में जाकर फ्लॉप हो गया। और जिस समय हमारे देश का संविधान लिखा गया था उसके बाद में फिर फ्रांस को वापस है वो नए सिरे से संविधान लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जीवंत दस्तावेज की तरह इस संविधान ने कार्य नहीं किया, इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाने में असक्षम रहा। फलत वहां पर संविधान को बदलना पड़ा, और बदलने के बाद में नए सिरे से संविधान है वो वहां पर लिखने का काम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उस व्यवस्था की खामी थी जो इस और इशारा करती है कि यदि संविधान में बदलाव की नियत समय पर कोई गुंजाइश नहीं है तो क्या है वह संविधान चल सकता है, नहीं चल सकता। और अंततः 5वां जो संविधान लागू हुआ 1958 में, तब जाकर गणतंत्र फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस पूर्णतः गणतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने का काम कर रहा है। तो ये एक घटनाक्रम था, 93, फिर 1848, फिर 1875, फिर 1946 और फिर 1958 के अंतर्गत। आप देखिए कितनी बड़ी एक व्यवस्था है। फ्रांस के इस संविधान से हमने कुछ एक प्रावधान लिया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया। लेकिन फ्रांस का खुद का संविधान आगे जाकर फ्लॉप हुआ। तो आप कहोगे साहब हमारे क्यों नहीं हुआ, हमने तो उनसे भी कुछ चीजें ली, लेकिन वो इसलिए ली क्योंकि हमारे संविधान में क्या है, संशोधन की गुंजाइश थी। संशोधन बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि यदि संविधान का कोई प्रस्ताव, जो कोई उपबंध है, कोई अनुच्छेद है, आज तो काम कर रहा है, आजादी के समय 50 में तो काम कर रहा है, लेकिन वह जाकर के 2050 में काम नहीं करे, 1950 में काम कर रहा है, 2050 में काम नहीं करे, तो संविधान में ये पावर है कि उसको हटाया जाए। संसद को यह अधिकार है कि उसको हटाकर उसकी जगह नया लाया जाए, लेकिन मूल संविधान वही रहेगा, मूल संविधान को समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उन देशों के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, या था भी था तो भी उन्होंने बदला नहीं, क्योंकि पूर्ण संविधान को बदलने का निश्चय लिया। जो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वास्तव में जो इन अलग अलग देशों के संविधान थे उन्होंने जीवित प्राणी की तरह काम नहीं किया, एक जीवंत दस्तावेज की तरह काम नहीं किया। क्योंकि यदि जीवित दस्तावेज होता तो बार बार 5 बार बदलाव नहीं करना
करना पड़ता होता, सोवियत संघ का जो संविधान था उसको भी 4-5 नहीं बदलना होता यदि वह जीवंत दस्तावेज होता तो। और जीवित दस्तावेज कौन सा है? हमारे भारत का संविधान है, जो आज 68 साल की समय अवधि बीत गई, फिर भी उसमें 100 बार संशोधन हुए, फिर भी हमारा संविधान उसी मूल रूप में चल रहा है। हमने उस संविधान को पूर्णतः बदलने का काम नहीं किया कि साहब जो पहले लिखा गया है उसको समाप्त करके 2020-23 में नया लिखो। नहीं, संविधान वही चलेगा, आगे भी चलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्या है प्यारे बच्चों? बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल ढालने की एक संतुलित स्थिति है कि जो ही परिस्थितियां बदली उसके अनुकूल आप ढाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसमें सारे उपबंध को चेंज करो, नहीं, क्योंकि संविधान का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट वहां पर तैयार बैठा, पूर्णतः भी समाप्त नहीं करने देगा। जब संविधान के ऊपर खतरा आने का काम हुआ तो इस देश की जुडिशरी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, इस देश की जनता ने भी भूमिका निभाई और उन शासन व्यवस्थाओं को भी उखाड़ कर फेंका। मैं आपको यह भी आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जून 1975 के अंतर्गत जब भारत के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि जो विपक्ष है वो सरकार की विकास की राह में रोड़ा अपना रहा है, विकास से को करने नहीं दे रहा है सरकार को, इसलिए राष्ट्रपति जी है, भारत के राष्ट्रपति जी आज है वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के जो इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा काला दिन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान को उस दिन फ्लॉप करने का काम हुआ, उस दिन संविधान ने है वो काम करने का निष्क्रिय संविधान मानकर वो सरकार ने ऐसा काम किया। लेकिन इस देश की जुडिशरी ने, इस देश की जो जनता ने भूमिका अदा की और वापस जिस सरकार ने इमरजेंसी लगाने का काम किया उस सरकार को है आगे जो इलेक्शन होते 1977 के उसमें उठाकर उस सरकार को बाहर कर दिया। यानी वास्तव के अंतर्गत क्या है? हमारे संविधान में जो बदलाव की और पब्लिक के अंतर्गत जनता में, इस देश की जनता के अंतर्गत वह शक्ति है कि जब जब हुक्मरानों ने संविधान के अंतर्गत किसी तरह से छेड़छाड़ या समाप्त करने की कोशिश की तब तब जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया कि आपको संविधान में समाप्त करने का आपको अधिकार नहीं है, आपको बदलाव का अधिकार है। तो ये एक हमारे देश के लोकतंत्र की, हमारे देश के जो संविधान की एक बखूबी थी जिसके कारण व्यवस्थाओं में बदलती हुई परिस्थितियों में उसने संतुलन और अवरोध पैदा करने का काम किया। लेकिन हमने जो दो उदाहरण देखे उन देश के संविधान में वास्तव के अंतर्गत क्या है? संतुलन की स्थिति नहीं थी, अवरोध की स्थिति नहीं थी, इसलिए वे 4-5 के बाद में फ्लॉप हो गए, समाप्त हो गए। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं? भारत के संदर्भ में जो चीज है उसको हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरीके से विश्व के संदर्भ में ये काम हुआ। विश्व के संदर्भ में दो, जो एक फ्रांस गणराज्य था और दूसरा सोवियत संघ था, वहां पर यह व्यवस्था चली। तो इसी के साथ मोटे मोटे तौर पर हमने जो संविधान जीवन थे किस तरह से एक जीवित प्राणी की तरह उसको काम करना चाहिए उसको देखने की कोशिश की और वास्तव में जो जिन देशों को उदाहरण को हमने समझा उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वास्तव में जीवंत संविधान, जीवंत का मतलब ये हुआ कि उस संविधान में भी बदलती हुई परिस्थितियों में खुद में बदलाव करने की शक्ति होनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक क्या कर सके, वह संविधान स्थायी रूप से टिक सके। और ऐसा ही भारत के संविधान में भी हुआ कि उसमें 68-70 साल की समय अवधि हो गई लेकिन वही संविधान चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान संशोधन की अच्छी व्यवस्था, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल डाल रहे हैं जिसके कारण संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह से मोटे मोटे तौर पर हमने संविधान की जीवंतता का प्रमाण देखा, उदाहरण समझे। तो मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगला जो हम बिंदु पर चर्चा करेंगे वो भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है उसको अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।